नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक डोभाल। रियल स्टेट रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रेरा को देश में लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में रेरा ने कितनी उपलब्धियां हासिल की, कितनी चुनौतियों से जूझा, रियल एस्टेट कितना पारदर्शी हुआ और जिस उद्देश्य के साथ देश में रेरा को लागू किया गया था उसमें यह कितना सफल हो पाया, आज ये सवाल पूछने लाजमी हैं। रेरा एक्ट बनने से लागू होने तक और इन 8 साल के कार्यकाल को वो लोग कैसे देखते हैं जिन्होंने रेरा के साथ करीब से काम किया। हालांकि आपको बताएं कि आवास मंत्रालय के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि देश भर में रेरा के अंतर्गत 1,44,000 प्रोजेक्ट्स और करीब 1 लाख एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथ ही 1,42,000 शिकायतों का निपटारा भी किया गया। तो आज होगी रेरा के 8 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बात। हमारे साथ होंगे खास मेहमान हमारे पैनल में। हमारे साथ हैं हरियाणा रेरा के पूर्व चेयरमैन के खंडेलवाल साहब, एसके सिंह साहब हमारे साथ हैं जो कि सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं बिहार रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के, और अभय उपाध्याय जी भी हैं हमारे साथ जो कि प्रेसिडेंट हैं एफपीसीई और मेंबर सीएसी रेरा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी प्लस में। सबसे पहले अभय जी आपके पास आते हैं क्योंकि आप शुरू से लेकर अब तक रेरा में सक्रिय हैं। तो अभय सर, इन बीते 8 सालों में रेरा की प्रगति को, चुनौती को, ओवरऑल रेरा के कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, हम तो रेरा के आने से पहले से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काम कर रहे थे और इसको लाने में, एक्ट के बनने में और उसके बाद इसके पास होने में भी हम लोगों ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई है। और जिसमें हम लोग ये ला रहे थे तो हम लोग के दिमाग में कुछ बातें थी। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये कानून आएगा तो आने के साथ 2-3 सालों के अंदर ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हो जाएगा और लोग रियल एस्टेट सेक्टर में, स्पेशली जो घर खरीदार हैं, वो एकदम आसानी से घर, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं या कोई और सामान खरीदते हैं और आपको कोई चिंता किसी तरह की नहीं होती है, शायद उस तरह की चीजें इसमें इस सेक्टर में आ जाएंगी और आगे से 3-4 सालों के बाद हम लोग एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दीपक जी कि अब हम लोग लगभग 8वें साल में हो गए और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट को लास्ट सितंबर में ये कहना पड़ा कि रेरा जो है हैज बिकम अ रिहैब सेंटर फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। और 6 महीने भी नहीं बीते अभी, सिर्फ मार्च में इनको फिर कहना पड़ा कि फंक्शनिंग ऑफ रेरा इज डिसअपॉइंटिंग। तो इन दोनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अगर आप ये समझिए कि अगर 8 साल के बाद हम लोग को इस तरह के रिमार्क सुनने पड़ रहे हैं देश के उच्चतम न्यायालय से, तो आपको ये बता दे रहा है कि हम लोग इससे डेफिनेटली जो अचीव करने की सोचे थे, जो ऑब्जेक्टिव दिमाग में था, वो कहीं पूरा नहीं हो पाया है। बिल्कुल, अभय सर का अपना नजरिया है। हालांकि अभय जी बहुत संतुष्ट नहीं हैं रेरा के इन 8 साल के कामकाज को देखते हुए। खंडेलवाल सर, आप इन 8 सालों में रेरा को कैसे देखते हैं? असंतुष्टि ही आप भी देख रहे हैं या फिर कुछ उपलब्धियां भी हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए? नहीं, जहां तक अभय जी का प्रश्न है, उन्होंने शुरुआत से, जब से रेरा बना है और रेरा बनने से पहले भी शुरुआत से ही अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। रेरा की जब गाड़ी चली थी ना, बहुत तेजी के साथ चली थी, बहुत अच्छे लोग अपॉइंट हुए थे, रेरा में बहुत अच्छा काम हुआ था। महाराष्ट्र रेरा ने बहुत अच्छा काम किया, यूपी रेरा में राजीव कुमार जी ने बहुत अच्छा काम हुआ, हरियाणा में पंचकुला और गुड़गांव अथॉरिटी ने अच्छा काम किया। शुरुआत के दिनों में जब रेरा को सेटअप करना था ना, यू विल बी सरप्राइज कि 24 घंटे में, रेरा के ऑर्डर होने के बाद 24 घंटे में रेरा सेटअप हो गई थी गुड़गांव में, फुली फंक्शनल रेरा विद इन 24 आवर्स। That was the speed of the people who were assigned the job to run it. हुआ क्या, धीरे धीरे गाड़ी चली तो गाड़ी में बहुत सारे ब्रेक लगते रहे। जो होना चाहिए था, वर्कशॉप्स जो होनी चाहिए थी रेरा में, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी रेरा मेंबर्स की, जो उनको बताया जाना चाहिए था कि भाई इस कानून में खामियां है, तो कानून की खामी एक बहुत बड़ा इसमें कारण है रेरा की असफलता का। सबसे बड़ी चीज है कि रेरा ने फैसले बहुत सारे किए, जगह जगह बहुत सारे फैसले हुए, इंप्लीमेंट बहुत कम फैसले हुए। शुरुआत में इंप्लीमेंटेशन का हरियाणा में जो मॉडल था कि हमारे सिविल कोर्ट की पावर देकर के हम इंप्लीमेंट करते थे और उसमें काफी सफलता मिली, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से वो मामला था गया तो उन्होंने कहा भाई जो मॉनिटरी रिकवरीज हैं, मॉनिटरी रिकवरीज आप केवल एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू तय करोगे, लेकिन आज तक भी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर जो पावर दी गई किसी ऑफिसर को, वो बाद में हाई कोर्ट से क्वेश हो गई। यानी एक बहुत वेल कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल्स को, वेल कंसिडर्ड जो होना चाहिए, सेंट्रल जो एडवाइजरी काउंसिल है,
उसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए, आज तक 50 बार बात हुई है रेरा में, ये एक्ट में कमी है, इसको अमेंड करिएगा, इसको ठीक करिएगा, इसको ठीक करिएगा। इतनी मीटिंग होने के बाद एक अमेंडमेंट रेरा एक्ट में नहीं हुआ। राइट फ्रॉम द डे वन ये कहा जा रहा था कि रेरा एक्ट में अमेंडमेंट होने चाहिए, अमेंडमेंट होने चाहिए। बिल्कुल किसी भी कानून की सफलता के लिए आवश्यक ये है कि कानून भी सुदृढ़ हो। जहां कानून में ही कमी रह जाए तो वहां है ना कि असफलता मिलने में के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी असफलता नहीं हो, बिल्कुल इसे कुछ है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले तो कोई फोरम ही नहीं था, आज कम से कम एक फोरम है, उस फोरम पर आप जाके बात कर सकते हो। और इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल हु आर हेडिंग दीज अथॉरिटीज। बिल्कुल यदि वो लोग अपने बिल्कुल पूरी उससे तन्मयता के साथ, अपने पूरे मनोयोग के साथ काम करना चाहें तो कोई कारण नहीं है कि एलओटीज की ग्रीवांस एड्रेस ना हो। अभय जी मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे साथ मेरे दफ्तर में भी आए हैं, हमारी इनके डिस्कशंस हुए हैं, डिस्कशंस में बातें आई है। मुझे बताइए कहाँ हम लोग कहाँ फेल हो रहे हैं। तो इन्होंने जो आइडिया दिए, जो इन्होंने अपनी ओर से जो बातें बताई, सजेशन दिए, उनको हमने लागू किया और उसकी सफलता मिली। एसके सिंह सर, अब आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि अभय जी और खंडेलवाल सर ने अपनी बात रखी है, आपके नज़रिए से रेरा के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ आवास मंत्रालय का आंकड़ा है जिसमें 1,42,000 शिकायतों का निपटारा करने की बात है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं हैं, तल्ख टिप्पणियां हैं। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? लॉ मिनिस्ट्री की सलाह पर ये कांग्रेस लिस्ट के तहत ये रेरा एक्ट बनाया गया और इसमें ये बेसिकली स्टेट एक्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है और मोर और लेस टिल्टेड टुवर्ड्स दी कंज्यूमर है। और अपेक्षाएं थी कंज्यूमर्स की, इस एक्ट के आने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। आपने खुद बताया बहुत सारे केसेस जजमेंट हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। रेरा एक्ट में खामियां है नहीं खामियां, इसका एनालिसिस मैं अभी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2-3 चीज मैं महसूस किया हूँ। पहला, रेरा एक्ट आने के बाद कुछ गलतफहमी ये हो गई रेरा में कि उनको एब्सोल्यूट पावर मिल गया, एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल गया। बेसिकली अगर आप देखेंगे किसी कानून में किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को पेनाल्टी लगा करके उसके पैसे को यूज करने का पावर नहीं दिया जाता है। ये पाया गया बहुत जगह उस पैसे को यूज किया गया। और दूसरा, अपॉइंट करने का मैन पावर का पावर नामनी सरकार को होता है, रेरा एक्ट में प्रोविजन है। उस एक्ट का वायलेशन बहुत बार रेरा के द्वारा किया गया। तो ये 1-2 रीजन रहे जिसके नाते मुझे लगता है मैटर डिफर गया। दूसरा, रेरा एक्ट में जी जो एडवर्टाइज करता था किसी प्रोजेक्ट को बिना रेरा से रजिस्ट्रेशन के, उसे पेनाल्टी लगाने का प्रोविजन था। पेनाल्टी अगर टाइमली लग गया होता तो मुझे तो इसमें सपोर्ट मिला होता। रेरा की सफलता के बारे में जब तक पूरा रिव्यू नहीं हो जाए कि जब तक पब्लिक सेटिस्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ, ये थोड़ा अर्ली है उसको कमेंट कर पाना। बिल्कुल अहम बात कही आपने एसके सिंह साहब। अभय सर, जैसा कि खंडेलवाल जी ने भी जिक्र किया, रेरा कानून में कई संशोधनों की आवश्यकता है। मौजूदा दिक्कतों को देखते हुए अपग्रेड होने की भी जरूरत है। कब तक हम कानून के कमजोर होने का हवाला देते रहेंगे सर? दीपक जी, पहले तो क्या है कि मैं आपको मैंने शुरू से जुड़ा हुआ हूं और खंडेलवाल साहब ने जैसा बताया, सही बताया कि इन लोगों का सजेशन शुरू से रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पे मिनिस्ट्री, चूंकि मिनिस्ट्री से मैं इन्वॉल्व रहा हूं और चूंकि मेंबर हूं सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में, तो आप मेरे को आज की डेट में ये बोल सकते हैं कि मैं मिनिस्ट्री को कंज्यूमर साइड से रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं। काफी डिस्कशन हुए हैं और इतना आसान नहीं है कि जिस तरह के, बिकॉज देखिए पावर एक ऐसी चीज है ना, अगर आप जाके देखेंगे तो सेबी भी कह रहा है कि मेरे पास पावर कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप गूगल कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है मेरे पास पावर नहीं है। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि उनके पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। पावर देखिए इस तरह से नहीं दिया जा सकता, उसके प्रॉब्लम्स हैं जो कि मिनिस्ट्री फेस कर रही है और इस पे बहुत स्टडी किया जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात पर आता हूँ दीपक जी, कि खंडेलवाल जी की बात मैं लेता हूं कि उन्होंने कहा कि चलिए कोई भी लॉ अपने आप में कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वो सारी परिस्थितियों को देख के कानून नहीं बना सकते जो फ्यूचर में कभी भी आ सकती है। ये कानून वैसे बन ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि खंडेलवाल जी ने केवल एक ही बात कही कि वो अपने ऑर्डर को पास करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं, लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा है, वो पावर इनके पास नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, तर्क के लिए, कि खंडेलवाल जी साहब का ये तर्क सही है। अब आप मेरे को बताइए, मैंने तो ये बात कही थी ना कि घर लेने वाला खरीदार अगर आपसे पूछे तो घर ले कि नहीं ले अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या आप कुछ कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? ये तो अब मेरा कहने का मतलब कि बात वहां तक पहुंचे क्यों कि कोई होम बायर को जाके आपके यहाँ पे केस फाइल करना पड़े, फिर आप ऑर्डर पास करें। रेगुलेशन का भी तो पावर है, तो रेगुलेट आपने इस तरह से क्यों नहीं किया कि आज होम बायर को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो जा करके घर खरीद ले। रेगुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे चीज आपके पास में थे।
आपने जो एग्जाम्पल दिए, और सारी मतलब आप जब भी किसी से मिलेंगे सब लोग ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पास जो एग्जीक्यूशन का पावर नहीं है। फिर उसके पीछे में है वो प्रॉब्लम है। अगर आप सेबी का भी कानून देखेंगे तो सेबी को भी इनकम टैक्स से पावर दिया गया है कि उसके साथ वो रिकवरी करे। आज स्टेट में अगर रिकवरी की बात आएगी तो लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही आएगी, स्टैब्लिश प्रोसीजर और कोई नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसा खंडेलवी साहब तो बहुत बड़े लॉयर हैं और इसलिए उनकी बात को काटा नहीं जा सकता। मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर परिस्थितियां विपरीत भी हों तो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल केवल ये कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई सेक्शन में किसी जगह पे बिल्कुल थोड़ी कमी दिख भी रही है तो बिल्कुल भी परफॉर्म किया जा सकता था। खंडेलवाल सर, आपने रेरा में भीतर रहकर काम किया है, अच्छी जानकारी आप रखते हैं, कई किताबें भी आपने लिखी हैं रियल एस्टेट की बुनियादी समस्याओं पर। अब सवाल ये है कि रियल एस्टेट की समस्याएं आज की नहीं हैं, लेकिन रेगुलेटर आने के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट क्यों आपको नजर आता है? देखिएगा, जो अभय जी ने बात कही है, कोई भी कानून संपूर्ण नहीं हो सकता शुरुआत में। समय के साथ साथ ऑर्गेनिक चेंजेस कानून में आते हैं। लॉ इज लाइक ए ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसमें समस्या क्या खड़ी हुई थी कि जो पावर्स थी रेरा के पास, क्या रेरा ने उसका इस्तेमाल किया है? क्या जो पावर्स रेगुलेशन बनाने की पावर, रेरा के पास बहुत बड़ी पावर है रेगुलेशन बनाने की, और रेगुलेशन की ताकत वो है जो ताकत रूल्स और एक्ट के प्रोविजंस की है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया हो, हम लोगों ने शुरुआत के तौर पर रेरा में जो कंप्लेंट्स आई हैं, मोस्टली कंप्लेंट थी पुराने प्रोजेक्ट की, जो रेरा के आने के टाइम पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, या जो प्रोजेक्ट जिनका कंप्लीशन नहीं मिला था, उन प्रोजेक्ट की मोस्टली कंप्लेंट थी। पुराने प्रोजेक्ट की शिकायतें छोड़ दी गई। आज के रेरा में नए जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होने उनकी बहुत कम शिकायतें। पर्टिकुलर गुड़गांव के बारे में मैंने वो सारा डाटा देखा है। नए प्रोजेक्ट के बारे में 5-7-10% ज्यादा शिकायतें नहीं होती, जहां की पहले 40 से 30 से 40-50% तक है ना एलओटी शिकायत लेकर के आते थे। बंच के बंच डिसाइड होते थे 200 100 केसेस के। रेरा में जो पावर्स हैं उन पावर्स का भी यूज करके एलओटीज का सेटिस्फेक्शन लेवल काफी बढ़ाया जा सकता है। केवल आपकी मंशा पर जरूरत है, आपके जीवन पर जरूरत है कि आप कितना उन पावर्स का इस्तेमाल करके एलओटीज को रिलीफ देते हैं। तो जहां तक अभी जी की बात है, उस बात से मैं पूरा सहमत हूं कि जब तक रेरा अथॉरिटीज, रेरा में जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग पूरे मनोयोग के साथ एलओटीज की शिकायतों का निवारण और जो रेगुलेशन जो आपका पावर है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यदि आप प्रोजेक्ट प्रमोटर है, उससे सभी तरीके की इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के टाइम पर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। इस प्रोजेक्ट में इसने ये कहा था कि क्वार्टरली, इस क्वार्टर में मेरी ये प्रोग्रेस होगी, नहीं हो रही है तो क्या आपने नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की? तो ऐसा नहीं पावर नहीं, पावर है। उन पावर का प्रयोग कई रेराओं ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। नहीं, कई जगह फेलियर है, कई जगह फेलियर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रेरा की उपलब्धियां को बिल्कुल नगण्य माना जाए या उपलब्धियों को नकार दिया जाए। बिल्कुल रेरा के रजिस्ट्रेशन के रेगुलेशन के कारण आज माहौल जो है धनात्मक माहौल है कंट्री में। ऐसा नहीं है रियल एस्टेट लोग इतना इन्वेस्ट करने को आज घूम रहे हैं। गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी की रेट्स है, जो 4,000 रुपए की रेट होती थी वो 25,000 की रेट हो रही है। डेफिनेटली मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और रेरा का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बिल्कुल खंडेलवाल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घर खरीदारों का विश्वास बढ़ा है, लेकिन समस्याएं अब भी विकराल हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी प्लस पर आज हम बात कर रहे हैं रेरा के 8 साल के कार्यकाल पर, रेरा की उपलब्धियों पर, चुनौतियों पर। रेरा को करीब से समझने वाले, रेरा में काम करने वाले खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एसके सिंह सर, 8 साल बाद भी अगर हम रेरा की कार्यप्रणाली और अधिकारों के प्रयोग को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में यह समझना बहुत अहम हो जाता है कि रियल एस्टेट कैसे पारदर्शी होगा, कैसे रेरा सुनिश्चित करेगा घर खरीदारों के अधिकारों को। रेरा एक्ट जो लाया गया उसमें प्रोविजन देखिए, वो ना एविडेंस एक्ट लागू होता, ना सीपीसी लागू होता, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू होता। जब कंज्यूमर आता है वो अपेक्षा करता कि एक लिमिटेड सीमा के तहत उसका जजमेंट हो जाए। ना भी ये प्रोविजन किया गया 2 महीने के अंदर जजमेंट हो जाए, और ये जजमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि कई सालों तक लग रहा है। रेरा की एक मेन शिकायत हो रही कि जजमेंट होने में काफी टाइम लग रहा है। तो जो इंटेंशन था रेरा एक्ट का कि बहुत फास्ट तरीके से लोगों को न्याय मिल जाए, वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल आज अगर रेरा एक्ट में कानून, अगर उसका एडमिनिस्ट्रेट जो रेगुलेशन का पार्ट है उसमें सफिशिएंट पावर, अगर रेगुलेशन का पार्ट
इम्प्लीमेंट हो और पेनाल्टी बिल्डर्स या को प्रॉपर्ली लगे तो मुझे लगता है काफी समस्या हो जाएगी, सुलझ जाएगी। और बिल्कुल। जहां तक ये बात है कि क्या अमेंडमेंट किया जाए, अमेंडमेंट तो होता ना था। अमेंडमेंट अनलिमिटेड पावर किसी एक्ट के तहत किसी को देना भी नहीं चाहिए। अगर अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए उससे करप्शन ही बढ़ेगा। ये एक बात आ रही है, बहुत सारे कानून होने के बावजूद जब तक उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उस कानून को सही तरीके से समझेंगे नहीं, रेरा के मेंबर से चेयरमैन की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, कानून के साथ क्या प्रावधान को क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, क्या पावर ये तो जाना ही, उससे ज्यादा जरूरी है क्या पावर नहीं है ये भी उनको जानना चाहिए। कई बार क्या पावर नहीं है उसको अगर लोग यूज करते हैं तो वो मिसयूज का प्रावधान होता है, जिससे नामी रेरा के पावर में भी एक डाउट हो जाता है। तो रेरा में कुछ पावर है सफिशिएंट, बिल्कुल। अगर उसमें प्रॉपर्टी बहुत जगह जैसे वो अभय उपाध्याय साहब ने कहा, कई जगह ही लोग किसी इंटरमीडिएट को बना करके उसको आर्बिट्रेशन में देते हैं, लेकिन टोटल टाइम जो लिमिट होना चाहिए 2 महीने के अंदर केस डिसाइड होना चाहिए, जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम रेरा में जाने से उसको फायदा जाए। रेरा का असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, किस हद तक रेरा सक्सीड किया, किस हद तक बेसिकली जो एक्ट है कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर किस हद तक सेटिस्फाई हो रहा है, जब तक उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो जाएगा तब तक उसकी सफलता के बारे में आप जज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सटीक बात कही आपने एस के सिंह सर कि रेरा एक कंज्यूमर एक्ट है और जब तक कंज्यूमर संतुष्ट नहीं है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। अब है सर, अगर रेरा के 8 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखें, कार्यप्रणाली को देखें, साथ ही रेरा में आई चुनौतियों का आकलन करें तो आप कितने मार्क्स देंगे? हाँ देखिए दीपक जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अच्छा किया कि आपने मेरे रिक्वेस्ट पे ये सवाल पूछा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 8 साल के बाद अगर मैं ये कहूँ कि रेरा पास हुआ है, मतलब 33% मार्क्स तो उसको मिले हैं, तो क्या हम लोग सेटिस्फाई हो गए? क्या हम लोग रेरा को यही सोच करके लाए थे कि भाई गाड़ी जैसे खींचतान के चल रही वैसे ही चलती रहेगी? तो क्या ये 8 साल के बाद 33% मार्क्स अगर हम लोग दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, चलिए और लोग नहीं भी दें तो हो सकता है कोई लोग 50% भी दे दें, और उसके बाद भी खंडेलवाल साहब खुद कह रहे हैं कि पावर है और यूज नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप याद करिए दीपक जी, अभी जो कुछ दिनों के पहले एक महाराष्ट्र रेरा से आपके पास में भी आया होगा, मेरे पास भी आया था, वो लोग जो फॉरवर्ड करते हैं आपको क्या उन्होंने किया है, तो उसमें उन लोगों ने लिखा था कि क्यूपीआर अपडेट प्रेजेंट चेयरमैन के पहले 1% से कम हो रहा था, और अभी जो है उन लोगों ने इसको बढ़ाया है। और आपने देखा होगा हजारों की तादाद में से नोटिस भेजे गए थे, हजारों, एक दो नहीं हजारों, वो कोई 10-20 हजार नोटिस भेजे गए थे बिल्डर को कि आपने क्यूपीआर अपडेट क्यों नहीं किया है। आप बताइए 7 साल के बाद अगर इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होगा और उस बेसिस पे कितने लोग उसको देख के रेरा की वेबसाइट पे देख करके घर खरीद लिए होंगे, तो क्या उनके साथ आपने जस्टिस किया? क्या आपने उसको गड्ढे में नहीं धकेल दिया ये कह करके कि रेरा में भरोसा है, आप जाके वेबसाइट चेक कर लीजिए, जो वहां पे इंफॉर्मेशन है सब सही है, जबकि वो अपडेट ही नहीं हो रहा था वर्षों से। 33 पास मार्क दीपक जी, 33% पास मार्क। खंडेलवाल सर, आपकी नजर से इन 8 सालों में रेरा कितना पास हुआ है और कितना फेल? देखिएगा, मैं तो वैसे चूंकि खुद ही परीक्षार्थी रहा हूँ तो मैं तो एग्जामिनर तो नहीं, एग्जामिनर तो ये है अपने अभय जी, लेकिन फिर भी अभय जी का बहुत ज्यादा मूल्यांकन जो है ना बहुत सख्त है। बिल्कुल। अभय जी भी इस बात को मानेंगे कि नए प्रोजेक्ट्स के मामले में रेरा आने के बाद जी बेहद सुधार हुआ है। एंड फर्स्ट डिवीजन ना दें लेकिन नियर फर्स्ट डिवीजन जरूर पहुंचते हैं, मतलब कि कुछ रेरा जो काम नहीं करे उनको तो आप छोड़ दीजिएगा, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन जहां रेरा काम कर रही है वहां रेरा ने अच्छा काम किया है और वहां 50% से ऊपर उनका वो बनता है। लेकिन जो नहीं हुआ, लेकिन संतुष्टि ना, रेरा इसलिए नहीं बनाता कि 30-33% लोग संतुष्ट हो जाए, 33% संतुष्टि हो। रेरा बना तो ये था लोगों का सेटिस्फेक्शन एक्सीलेंट ग्रेड में होगा, 70% ज्यादा होगा। यस, there is a need for improvement, there is a need for training, there is a need for uniformity throughout the country. बिल्कुल। एंड सारी चीज जब होंगी तो बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और बढ़ेगा। संतुष्ट हम भी नहीं है, अभय जी का असंतुष्ट होना तो वाजिब है, लेकिन हमारा संतुष्ट होना भी यदि वाजिब होने लगे ना तो उससे लगता है कि यस, मैं कानून में पावर देने की बात नहीं कर रहा, जो पावर पे सारा हमारा सिस्टम बोल रहा है, पावर देने की बात कर रहा, कानून में जो डिफेक्ट है या जो कमी है उनको दूर करने की बात कर रहा हूँ मैं, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। पैरेलल आप कानून ले आए, कंज्यूमर जब एक स्पेशल लॉ आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कंज्यूमर का, उसमें रियल एस्टेट कंज्यूमर का एक्ट आ गया, तो स्पेशल लेजिस्लेशन हमेशा जनरल लेजिस्लेशन को सुपरसीड करता है। लेकिन हमारे एक्ट में लिख दिया कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन पार्ट है, दे आर नॉट सिविल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट्स आर नॉट सिविल कोर्ट, उनका जुडिक्शन पार्ट नहीं हुआ। It should have been basically not only civil court jurisdiction, but jurisdiction of any other, so that there is singular authority.
देयर आर मेनी अदर थिंग्स जहां एक्ट जी। में प्रमोटर की डेफिनेशन इतनी डिफेक्टिव है। लैंड ओनरों कई जगह बिल्कुल। लैंड ओनर डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं प्रमोटर के साथ, उनको भी कई रेरा बना देती है वो। बिल्कुल। एसके सिंह सर, आपकी नजर से रेरा का प्रदर्शन कैसा रहा? अपने लक्ष्य को हासिल करने में, घर खरीदारों को न्याय दिलाने में, रियल एस्टेट को पारदर्शी बनाने में रेरा ने कितना योगदान दिया है और आप कितने मार्क्स देंगे? क्योंकि मैं ट्रिब्यूनल की तफसीली में मैंने देखा है, मैं इसको 50% दूंगा। लेकिन जितना काम किया है, कुछ मिसयूज ने, रेरा ने अपने पावर को मिसयूज भी किया है, बिल्कुल। उस नाते इसको 50% डाउनग्रेड कराऊं जी। तो आई विल गिव 50%। बिल्कुल, यानी रेरा के लागू होने से बीते इन 8 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए रेरा के जानकार इसे पासिंग मार्क्स तो जरूर दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि रियल एस्टेट के इस रेगुलेटर ने पारदर्शिता बढ़ाने की ओर काम तो किया है, लेकिन जो उद्देश्य था, जो उम्मीदें थी, उनमें रेरा ने बहुत संतुष्ट नहीं किया है। इनफैक्ट 8 साल बाद भी कई ऐसे राज्य हैं जहां रेरा लागू नहीं हो पाया है। चिंता तब और बढ़ जाती है जब देश की सर्वोच्च अदालत रेरा की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि रेरा ताकत के लिहाज से कहीं कमजोर है, लेकिन रेरा अथॉरिटीज की इच्छा शक्ति कहीं कहीं कमजोर पड़ती हुई भी दिखाई देती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका खंडेलवाल सर, एसके सिंह सर और अभय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिजनेस पर अपना समय देने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही। बिजनेस जगत की हर बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ।